हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित सर। आज मैं फिर आपको अपने इस पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से 68,500 प्राथमिक शिक्षक लिखित भर्ती परीक्षा का जो प्रस्तावित परीक्षा तिथि है 12 मार्च, उसके लिए फिर से एक मॉडल पेपर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज मैं आपको शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से संबंधित प्रश्न और उसके मॉडल बता रहा हूँ। इसमें देखिए, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन होता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनल मैनेजमेंट की कंडीशन होती है। इसमें होता क्या है कि जब कभी भी कोई भी शिक्षक या कोई भी प्रबंधक किसी भी विद्यालय या किसी भी शैक्षिक संस्था की स्थापना करता है, तो उसमें दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, दो महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं। एक होता है शैक्षिक प्रबंधन होता है और दूसरा जो तथ्य होता है वो शैक्षिक प्रशासन का होता है। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। कोई भी संस्था, शैक्षिक संस्था जब निर्मित होती है तो वो किसी न किसी उद्देश्यों के लिए निर्मित होती है, किसी न किसी कारणों से निर्मित होती है। उस संस्था के शैक्षिक उद्देश्यों की, लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एवं उसके अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का सुदृढ़ होना बहुत आवश्यक है। आज पहला प्रश्न है, भारत में कौन सी संस्था शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में वर्तमान समय में मुख्य रूप से कार्य कर रही है? तो देखिए, भारत में नेपा ये एक संस्था है, स्वायत्तशासी संस्था है भारत सरकार की, जो इस समय शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में भारत में काम कर रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेड ऑफिस नई दिल्ली है। अभी तक ये एक यूनिवर्सिटी थी तो इसका नाम NUEPA था, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन अभी हाल ही में कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यूनिवर्सिटी को नाम हटाकर इसमें इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। तो NIEPA जो भारत में शैक्षिक प्रशासन के लिए कार्य कर रही है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का नियोजन करना। देखिए, मानवीय संसाधन जो होते हैं, किसी भी शैक्षिक संस्था में शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है, प्रधानाचार्य होते हैं, कर्मचारीगण होते हैं, ढेर सारे व्यक्ति होते हैं जिनको सही तरीके से नियुक्त करना, उन्हें उचित उत्तरदायित्व देना और उन्हें उनके कर्तव्यों को समझाना। साथ ही साथ भौतिक संसाधनों में जैसे पाठ्यक्रम सहायक सामग्री होती है, कक्षा कक्ष प्रबंध होते हैं या अधिगम सहायक सामग्री होती है, ये व्यवस्थाएं भी शैक्षिक प्रबंधन में की जानी होती हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक प्रशासनिक व्यवस्था में किसी विद्यालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो देखिए, जो शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसमें किसी भी विद्यालय का प्रधानाचार्य जो होता है सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। क्यों? क्योंकि शैक्षिक प्रबंधन द्वारा जो भी नियम, कानून, तथ्य, सिद्धांत बनाए गए हैं उनको सही तरीके से उनकी देखभाल करना, उनको सही तरीके से लागू करवाना, इसका जो दायित्व होता है वो प्रशासनिक व्यवस्था में प्रधानाचार्य के पास ही होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रबंध किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? तो देखिए, शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक कक्षा कक्ष प्रबंध होता है, एक शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री प्रबंध होता है और सबसे अंत में इसमें पाठ्य पुस्तक प्रबंध होता है। तो छात्र द्वारा प्राप्त किए ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम सहायक सामग्रियों का प्रबंध किया जाता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था में पोस्ट कार्ब CPOSD का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था में लूथर गुरिक ने पोस्ट कार्ब की थ्योरी दी है, जिसमें पोस्ट कार्ब में P जो है, P से तात्पर्य प्लानिंग, O से तात्पर्य ऑर्गेनाइजिंग, S से तात्पर्य स्टाफिंग, D से तात्पर्य डायरेक्टिंग, CO से तात्पर्य कोऑपरेटिंग, R से तात्पर्य रिपोर्टिंग और B से तात्पर्य बजटिंग होता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में आधुनिक एवं तकनीकी ज्ञान के लिए किसका प्रबंध किया जाना चाहिए? तो मैंने अभी आपको बताया, देखिए, शैक्षिक प्रबंधन के 3 क्षेत्र होते हैं। कक्षा कक्ष प्रबंध होता है, फिर
अधिगम सहायक सामग्री प्रबंध होता है और पाठ्य पुस्तक प्रबंध होता है। पाठ्य पुस्तक प्रबंध इसलिए आवश्यक होता है किसी भी शिक्षा संस्था के लिए, क्योंकि उसी के माध्यम से शिक्षक और विद्यालय के जो कर्मचारीगण होते हैं वो छात्रों को आधुनिक एवं तकनीकी ज्ञान कराते हैं, और उसी आधुनिक एवं तकनीकी ज्ञान के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया में किसी भी छात्र की सहायता होती है और शैक्षिक संस्थाओं के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक कार्यकर्ताओं को क्षमता वृद्धि के लिए कौन प्रोत्साहित करता है? तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था होती है। शैक्षिक प्रबंधन में मानवीय जो प्रबंधन होता है, मानवीय संसाधन होता है, उसमें ढेर सारे कार्यकर्ता होते हैं, जैसे प्रिंसिपल होता है, टीचर होते हैं, कर्मचारी होते हैं और अनेक बाबू लोग होते हैं जो विद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होते हैं। उसमें जो प्रशासक होता है, जैसे किसी भी विद्यालय का मुख्य रूप से जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो प्रधानाचार्य होता है। प्रधानाचार्य किसी भी प्रकार के कार्य को करवाने के लिए जो अन्य छात्र होते हैं, शिक्षक होते हैं, कर्मचारीगण होते हैं, उनको प्रोत्साहित करता रहता है। वह उन्हें जितना प्रोत्साहित करेगा, उनके साथ जितनी मानवीय संबंधों के आधार पर क्रियान्वयन करेगा, शैक्षिक संस्थाओं के उद्देश्य उतने ही आसान तरीके से पूरे होते जाएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण में नीतियों, कार्यक्रमों, पाठ्यचर्याओं इत्यादि के निर्माण की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो देखिए, ये जिम्मेदारी शैक्षिक प्रबंधन की होती है। जो विद्यालय का या संस्था का प्रबंधक होता है वो विद्यालय या संस्था के लिए नीतियों का निर्माण करता है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का निर्माण करता है, पाठ्यचर्या इत्यादि का निर्माण करता है, जिसके माध्यम से ही कोई भी शैक्षिक संस्था अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाती है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में स्वच्छ शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए किसका प्रबंध किया जाना चाहिए? तो देखिए, कच्छ प्रबंध किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कक्षा जितनी साफ सुथरी होगी, मूलभूत सुविधाएं होंगी, उसमें किसी भी प्रकार के ज्ञान को भेजने में उतनी ही सरलता होगी। इसलिए इन सब के लिए शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था और प्रबंधकीय व्यवस्था में कक्षा का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यालय में पाठ्य पुस्तक चयन के लिए प्रबंधक द्वारा किसका गठन किया जाना चाहिए? तो देखिए, विद्यालय में किसी भी प्रशासनिक और प्रबंधकीय व्यवस्था के लिए, तो देखिए, किसी भी विद्यालय में पाठ्य पुस्तक चयन के लिए पाठ्य पुस्तक समिति का गठन किया जाना चाहिए। जो समिति यह निश्चित करती है कि जो भी पाठ्य पुस्तक है उन पाठ्य पुस्तकों का स्तर बालक के अधिगम स्तर के अनुरूप होना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के क्रियान्वयन को करने के लिए विभिन्न प्रकार के तत्वों को संयोजित किया जाना चाहिए, विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों को लागू किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसी शैक्षिक संस्था के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं? तो देखिए, कोई भी शैक्षिक संस्था अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की तभी प्राप्ति कर पाएगी जब उसमें विद्यालय प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था, शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था उचित तरीके से अपना कार्य, अपने दायित्व और अपने प्रक्रमों को सही तरीके से लागू करेगी। जितना शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासनिक ढांचा किसी भी संस्था का मजबूत होगा, उसकी दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि उतनी होती जाएगी और वह अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती जाएगी। धन्यवाद छात्रों। अब मैं चाहता हूं आप इस सभी को, यदि ये पार्थ एजुकेशन चैनल के माध्यम से दिए गए मॉडल पेपर और दिए गए जानकारियां आपके लिए लाभकारी सिद्ध होती है, तो आप इसको ढेर सारे सब्सक्राइब करें, ढेर सारे लाइक्स करें और ढेर सारे कमेंट्स करें अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो। ये पार्थ एजुकेशन चैनल अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सार्थक हो, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके, उसके लिए आप सबका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच।